Hello and welcome to Ajmal IAS Academy weekly current affairs session. In this session, we are going to discuss the topics of Indian culture which were in news last week. The first topic of today's discussion will be Kashi Tamil Sangam. Then we will discuss about new coins found in Rajasthan, specifically punch marked coins. Then we will go to Sirpur Temple Complex, Mahasamand district of Chhattisgarh. Then we will discuss the decline of Indus Valley civilization. There are multiple theories about the decline of Indus Valley civilization. Recently एक नया रिसर्च आया है which was conducted by IIT गांधीनगर. तो हम देखेंगे उस रिसर्च का क्या कहना है. एंड लास्ट हम लोग देखेंगे कुछ ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स को जिनको रिप्रेजेंट किया गया था रिसेंटली कंडक्टेड इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर. सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज काशी तमिल समागम. See, the word समागम indicates gathering of people, यानी कि अलग अलग तरह के लोगों का इकट्ठा होना. तो ये वर्ड सजेस्ट करता है कि यहाँ पर जाहिर सी बात है काशी और तमिलनाडु के लोग आपस में इकट्ठे हो रहे होंगे. बेसिकली काशी तमिल समागम इज़ अ गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम फॉर कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन तमिलनाडु एंड नॉर्थ इंडिया, स्पेसिफिकली काशी, ताकि इस कल्चरल एक्सचेंज के ज़रिए नेशन बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग किया जा सके. एंड दिस प्रोग्राम is a part of implementation strategy of a program called Ek Bharat Shrestha Bharat. In 2015, on 31st of October, on 140th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi launched this program Ek Bharat Shrestha Bharat to strengthen the national unity and integrity. अब नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी को स्ट्रेंथन हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए सबसे ज़रूरी काम है कि जो हमारे नेशन के डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग पहले से बेहतर हो, उनके बीच में बॉन्डिंग पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. इस बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, जिसमें से एक बहुत इफेक्टिव मेथड है सॉफ्ट पावर, दैट इज़ कल्चर. हम जानते हैं कि इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी भी है. तो जब डिफरेंट रीजन के लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो अपने अपने कल्चरल आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे तो हमें यूनिटी के बारे में भी पता चलेगा और डाइवर्सिटी के बारे में भी हम अवेयर होंगे. इस अवेयरनेस से जाहिर सी बात है दो रीजन के बीच में बॉन्डिंग पहले से स्ट्रॉन्ग होगी और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नेशन की यूनिटी और इंटेग्रिटी को फर्दर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा. तो इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 से काशी तमिल समागम की शुरुआत की. इन 2025 इट इज़ इट्स 4th एपिसोड, जिसको IIT मद्रास एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिलकर के ज्वाइंटली कंडक्ट करा रहे हैं. अब सवाल उठता है कि ये इंटरेक्शन होगा कैसे. इस प्रोग्राम के फीचर्स की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु से 1400 लोगों का एक डेलीगेशन नॉर्थ इंडिया में आएगा. नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर प्रदेश में है. उत्तर प्रदेश में आने के बाद दे विल विजिट अयोध्या, दे विल विजिट प्रयागराज एंड ऑब्वियसली दे विल विजिट काशी. काशी में वो बहुत एक स्पेसिफिक जगह ज़रूर विजिट करेंगे विच इज़ नोन एज भारती सदन. सी देयर वाज ए ग्रेट पोएट इन तमिलनाडु, महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार. सुब्रमण्यम भारतीयार के एंसेस्टर लिंक जो हैं कहीं ना कहीं काशी से कनेक्ट होते हैं, बिकॉज हिज फादर वाज अ प्रीस्ट इन काशी. जो उनका एंसेस्ट्रल होम है इट इज़ कॉल्ड भारती सदन. तो ये एक बहुत ही वैल्यूएबल लिंक है काशी और तमिलनाडु के बीच में. तो डेफिनेटली दे विल गो टू विजिट दैट पर्टिकुलर प्लेस. अपार्ट फ्रॉम दैट एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसको ने कहा है तमिल कारकलम, जिसका मतलब है लेट अस लर्न तमिल. यानी कि काशी के आसपास के लगभग 50 स्कूलों में तमिल लैंग्वेज को सिखाया जाएगा. एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि नॉर्थ इंडिया वालों को साउथ की लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन साउथ वाले नॉर्थ की लैंग्वेज बेसिकली जानते हैं. तो इस इशू को कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है. नॉर्थ में अब तमिल लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है. अब सिर्फ नॉर्थ में ही क्यों हो, साउथ से जिस तरह से 1400 लोग नॉर्थ में आए हैं उसी तरह से 300 के आसपास स्कूल स्टूडेंट विल गो टू तमिलनाडु टू सी देयर वे ऑफ लिविंग, राइट. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेज
अगस्त्या vehicle expedition from Tenkasi to Kashi। एंशियंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा है सेंट अगस्त के बारे में। सेंट अगस्त कौन थे? वैदिक लिटरेचर में ही इज मेंशन्ड एज सप्तऋषि। ऐसा माना जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन who crossed Vindhyas mountain and brought the culture of North India to South। That means सेंट अगस्त जो है वो एक कॉमन लिंक है नॉर्थ और साउथ के कल्चर के बीच में। ठीक है, जो सिद्धा टाइप ऑफ मेडिसिन है उसके फाउंडर माने जाते हैं। ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ तमिल लिटरेचर, राइट। तो ये चूंकि एक कॉमन लिंक है इसीलिए इन्हीं के नाम से एक एक्सपेडिशन चलाया जाएगा जो कि तमिलनाडु के तेनकासी से लेकर के अपने नॉर्थ इंडिया में काशी तक आएगा। अब ये तेनकासी ही क्यों चूज़ किया गया है, राइट। सी, इसके लिए हम थोड़ा सा और हिस्ट्री में पहले जाते हैं। देयर वॉज ए किंग ऑफ पांड्यन डायनेस्टी आदि वीरा पांड्यन और आदि वीरा पराक्रम पांड्यन। द किंग ऑफ पांड्यन डायनेस्टी visited Kashi। When he went back from Kashi to Tamil Nadu, so in Tamil Nadu, he constructed a Shiva temple। जिसको कहा जाता है काशी विश्वनाथर टेम्पल। और इस टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है ऑब्वियसली कौन सा होगा? द्रविडियन। तो जिस जगह पर उन्होंने ये टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया उस जगह को उन्होंने नाम दिया तेनकासी। तेनकासी मीन्स दक्षिण काशी, यानी कि एक काशी उत्तर में है और दूसरा काशी दक्षिण में। दिस टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स टॉल गोपुरम ऑलमोस्ट 108 फीट। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा जो द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है जिसको पल्लवाज ने शुरू किया बहुत ही बेसिक फॉर्म में, जिनको रथास कहते हैं, उसको नेक्स्ट स्टेज पर लेकर गए चोलास। और चोलास के जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स थे उसको फर्दर डेवलप किया पांड्यास ने। और पांड्यास ने टेम्पल के डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा फोकस किया टॉलनेस ऑफ गोपुरम। इसीलिए इस टेम्पल का गोपुरम काफ़ी मैग्निफिसेंट और टॉल है। सो दिस इज ऑल अबाउट काशी तमिल समागम। सो इन नेक्स्ट यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस टेम्पल, राइट, और you can also expect a question about Saint Agastya। There was another ruler in Indian history who also crossed Ganga, and after crossing Ganga he came back to South India and he also constructed a very famous Shiva temple। जो लोग इस चीज़ को समझे हैं वो कमेंट में बता सकते हैं कि मैं किस किंग और किस टेम्पल की बात कर रहा हूँ। So let's move to another topic, that is coins found in Rajasthan। See, recently in Bharatpur, excavation was going on by the archaeologist, and the archaeologists found 7th century BCE punch-marked silver coins। See, the coin is a very important topic of the UPSC syllabus, especially art and culture। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के अगर हम क्वेश्चन उठा करके देखें तो उसमें मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों में यूपीएससी ने स्पेसिफिकली कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। अब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है कि इस पर ऐसा सवाल शायद नहीं बनेगा कि बताइए कौन सी जगह से कॉइन्स मिले हैं, बट यस, चूंकि कॉइन्स न्यूज़ में है, पहले यूपीएससी ने उस पर क्वेश्चन पूछा है, तो दे में आस्क अगेन सम क्वेश्चन ऑन कॉइन्स। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इंडिया में हिस्ट्री ऑफ कॉइनेज। आखिर कॉइन्स सर्कुलेशन में आए कैसे? ठीक है, सी, द हिस्ट्री ऑफ कॉइन इज़ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जस्ट इमेजिन, एकदम प्राचीन काल में जाते हैं जिस टाइम पर बहुत बड़ी कोई सोसाइटी ने, जस्ट इमेजिन कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक फैमिली है।
उसमें एक मैन है, उसकी वाइफ है, उसके कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक है, फैमिली इतनी प्रिमिटिव लेवल पर है कि उनको सारी ज़रूरतें जो उनकी हैं वो सारी की सारी नेचर से उनकी पूरी हो रही हैं। अगर किसी की सारी ज़रूरतें नेचर से पूरी होती हैं तो उसका किसी भी दूसरे पर डिपेंडेंस नहीं होगा। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस फैमिली के मेंबर्स बढ़ेंगे। इस फैमिली के मेंबर्स जब बढ़ेंगे तो उनके मेंबर्स की भी अपनी अपनी फैमिलीज़ बनेंगी। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ बढ़ेगा। नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ बढ़ने से कम्युनिटीज़ इमरजेंस में आएंगी। अलग अलग जगह अलग अलग कम्युनिटीज़ जब बनेंगी तो एक पॉइंट पर इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में इंटरैक्शन होगा। जब इंटरैक्शन होगा तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा। एक कम्युनिटी के पास कोई एक चीज़ है, दूसरी कम्युनिटी के पास कोई दूसरी चीज़ है, तो वो दोनों आपस में अपने इन चीज़ों का एक्सचेंज करेंगे। दिस एक्सचेंज ऑफ गुड बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज़ विल लेड टू इंटरडिपेंडेंस बिटवीन दीज कम्युनिटीज़। और जब ये इंटरडिपेंडेंस नेसेसरी हो जाएगी, मैंडेटरी हो जाएगी, सो इट विल लीड टू द इमरजेंस ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड जब होगा तो ट्रेड होगा कैसे? चीज़ों की ख़रीद फरोख्त के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाएगी? तो यहाँ से कंसेप्ट इमर्ज होगा बार्टर सिस्टम का, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, इनिशियली लोगों के पास कौन सी चीज़ें होंगी? एग्रीकल्चर कमोडिटी। ठीक है, तो शुरू में जो भी चीज़ें बदली जाएंगी वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के बदले में बदली जाएंगी। बट एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के साथ कुछ इश्यूज़ थे। नंबर 1, ये पेरिशेबल होती हैं। नंबर 2, इनका वैल्यू स्टेबल नहीं होता, वो मल्टीपल फैक्टर से उसका वैल्यू चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई, जिसने ट्रांजैक्शंस और जो एक्सचेंज थे उसको थोड़ा मुश्किल बनाया। इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए एक डिफरेंट मोड ऑफ एक्सचेंज आएगा, दैट इज़ एनिमल वेल्थ, विच वॉज वेरी मच प्रैक्टिस ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। अगर वेदास के पैसेज की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एक सेंट कहते हैं कि आई हैव एन इमेज ऑफ लॉर्ड इंद्रा, ठीक है, जिसके बदले में आई विल टेक 100 काउज और 10 काउज। दैट मीन्स एनिमल्स वर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एनिमल्स के साथ कुछ एडवांटेज थे। एनिमल्स एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की तरह पेरिशेबल नहीं होते। दूसरी बात, अगर आप एनिमल रखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको वो साइड में दे करके चले जाएंगे जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। बट इसके साथ इश्यूज़ भी हैं। एनिमल्स को आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर कैरी नहीं कर सकते। दूसरी बात, एनिमल्स को रखने के लिए आपको स्किल्स चाहिए। तीसरी बात, एनिमल्स को रखने के लिए उनकी केयर जो करनी पड़ेगी उसके लिए आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से अगेन द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज़ वॉज डिफ़िकल्ट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया मेटल्स ने। ठीक है, अब मेटल्स ने एनिमल को रिप्लेस किया, जिसको हम देखते हैं वैदिक पीरियड में निशिका कहा जाता है। निशिका वॉज नॉट ए कॉइन, इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ ज्वेलरी ऑफ पर्टिकुलर मेटल। अब मेटल्स के साथ इश्यूज़ अच्छे थे। ठीक है, मतलब कोई ख़ास इश्यूज़ थे नहीं, उनको आप इजीली कैरी कर सकते हैं, वो ड्यूरेबल भी हैं, वो रिलायबल भी हैं और उनका वैल्यू बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। राइट, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक प्रॉब्लम इमर्ज हुई कि इस मेटल का वैल्यू कैसे डिसाइड किया जाए। राइट, अब उस मेटल के वैल्यू को डिसाइड करने के लिए कोई एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए था। ठीक है, तो बाद में ये लिया गया कि मेटल्स की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए जो रेफरेंस होगा वो सीड्स होंगे। क्यों? क्योंकि सीड्स का साइज, सीड्स का शेप और सीड्स का जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, तो बाद में एक सिस्टम आया, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक मेटल पीस है कि इट इज़ इक्वल टू 10 सनफ्लावर सीड्स और 20 सनफ्लावर सीड्स। तो इसने वैल्यूएशन की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया। बट अगेन इसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको इसका वैल्यू डिसाइड करने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत होगी, जो कि कहेंगे सीड्स। कितना अच्छा होता कि अगर इस मेटल के टुकड़े पर इसकी वैल्यू प्रिंट होती, तो हमें किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें किसी एक्स्ट्रा कमोडिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो जब इस मेटल के टुकड़े को पंच कर दिया जाएगा, पंच करके इस पर इसकी वैल्यू बता दी जाएगी, देन दिस पीस ऑफ मेटल विद प्रिंट ऑफ इट्स वैल्यू विल बिकम पंच मार्क्ड कॉइन्स। और इसी पंचिंग से कॉइन का जन्म होगा। ठीक है, तो इंडिया की जो कॉइनेज हिस्ट्री है वो इंडिया की अपनी इंडिपेंडेंट हिस्ट्री। हमने इस हिस्ट्री को, हमने इस प्रैक्टिस को कहीं और से कॉपी नहीं किया है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इस मेटल पर पंचिंग कौन करे।
लोग भरोसा कैसे करें उसने ठीक किया होगा, तो जाहिर सी बात है वो कोई अथॉरिटी होना चाहिए. सो हु विल पंच दिस मेटल? ईदर बिग ट्रेडर्स, गिल्ड्स और किंग्स, जिनकी बात सब लोग मानेंगे, राइट. तो इंडिया में जो पंच मार्क कॉइन्स हैं वो आपको 7th और 6th सेंचुरी BC में देखने को मिलेंगे, स्पेशली महाजनपदा पीरियड एंड द एज ऑफ बुद्धा एंड महावीरा. उसके बाद में इंडिया में एक बड़ा एम्पायर आएगा जिसको हमने कहा मौर्यन एम्पायर. मौर्यन एम्पायर के आने पर कॉइन्स और डेवलप होंगे. यहाँ पर आपको मिलेंगे पण, कर्षपण, मशक, काकिनी, तोला. मौर्यास के बाद पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा और इंडिया में नॉर्थ वेस्ट से फॉरेनर्स आएंगे, ग्रीक्स, शकाज, कुशान्स, पार्थियंस. अब ये लोग जहाँ से आए थे वो रीजन गोल्ड रिजर्व में रिच था, तो व्हेन दे विल कम टू इंडिया दे विल ऑल्सो ब्रिंग गोल्ड विद देम, which will lead to the introduction of gold coins in India by the Greeks and Kushans. After that, a big empire will emerge in India, that is Gupta. ठीक है, गुप्तास की अगर हम बात करें तो श्रीगुप्त was the founder of Gupta dynasty. After श्रीगुप्त, घटोत्कच was the king. इन दोनों किंग्स को सॉवरन किंग नहीं माना जाता. क्यों? क्योंकि इन दोनों के साथ जो टाइटल है वो नॉन सॉवरन टाइटल है, दैट इज महाराज. और इन दोनों के नाम से कोई भी या इन दोनों के टाइम का कोई भी कॉइन अभी तक एक्सकेवेशन में नहीं मिला है. तो ऐसा माना जाता था कि ये ये किंग जो थे इन्होंने किसी कॉइन को इशू नहीं किया, यानी कि इनके पास वो अथॉरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से ये नॉन सॉवरन किंग थे. लेकिन जो चंद्रगुप्त वन थे उनके टाइम पर कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं और उनका टाइटल भी डिफरेंट देखने को मिलता है, दैट इज महाराजाधिराज. मोर इलैबोरेट टाइटल एंड कॉइन्स आर देयर. और कॉइन के फीचर क्या मिलते हैं? किंग इज शोन विद हिज वाइफ. तो शायद ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त वन की जो शादी हुई थी वो लिच्छवी प्रिंस से हुई थी, एंड इट वाज दिस मैट्रिमोनियल अलायंस विच मेड अ महाराजाधिराज. दैट्स वाई हिज वाइफ इज ऑन हिज कॉइन. ठीक है, तो कॉइन्स जो है अलग अलग फेजेस के बारे में बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं. गुप्ता कॉइन्स पर ही हम अगर देखें तो चंद्रगुप्त 2 तक के जो गुप्ता कॉइन्स हैं उसमें गोल्ड कंटेंट ज़्यादा मिलेगा और चंद्रगुप्ता 2 के बाद के गोल्ड कॉइन्स में गोल्ड कंटेंट कम मिलेगा. इसका मतलब ये है कि चंद्रगुप्त 2 के टाइम तक इंडिया का रोमन्स के साथ ट्रेड बहुत फ्लरिशिंग था और उस ट्रेड के बदले इंडिया में बहुत सारा सोना आ रहा था जो कि वहाँ के कॉइन्स में देखने को मिल रहा है. लेकिन जैसे ये ट्रेड डिक्लाइन करेगा तो इंडिया में गोल्ड का जो इन्फ्लक्स है वो कम होगा और वो कॉइन्स में भी देखने को मिलता है. गुप्तास के बाद जो टाइम है पोस्ट गुप्ता, इट इज़ द एज ऑफ फ्यूडलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको पुराणों में कलयुग कहा गया है. तो यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन करेगा तो कॉइन्स भी कोई खास सर्कुलेशन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे. देन कम टू मेडिवल पीरियड, दिल्ली सल्तनत, टंका, जित्तल, मोहर, दाम एंड सूर एम्पायर विल इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स, रुपया, जो कि बाद में बना रुपी और रुपया. सो दिस इज़ द हिस्ट्री एंड द एवोल्यूशन ऑफ कॉइन्स इन इंडिया. तो इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो अर्लीस्ट कॉइन्स हैं इंडिया में वो कौन से कॉइन्स हैं? पंच मार्क्ड कॉइन्स. किसने इशू किए थे इसको लेकर के डिबेट है. कुछ लोगों का मानना है कि ट्रेडर्स ने इशू किए थे या गिल्ड्स ने इशू किए थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, किंग्स ने इशू किए होंगे. ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओपिनियन है. तो यहाँ पर कॉइन्स का एवोल्यूशन, हिस्ट्री और डिफरेंट डायनेस्टीज़ ने जो डिफरेंट कॉइन्स इशू किए उनका नाम याद रखने से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा इस टॉपिक में कोई ख़ास नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक इज सिरपुर टेम्पल कॉम्प्लेक्स. दिस टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज इन छत्तीसगढ़, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. बेसिकली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इस पूरे कॉम्प्लेक्स को एक तरह से रिनोवेट करा रही है, इसको और ज़्यादा ध्यान दे रही है. क्यों? ताकि इसका नाम यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में आ सके. अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको मल्टी रिलीजियस आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने को मिलेंगे. इफ़ यू विल गो टू सिरपुर तो यू विल सी शिव टेम्पल, विष्णु टेम्पल, बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्यूमेंट. ठीक है, इनको डिस्कवर किया था in 1872 by Alexander Cunningham. ब्रिटिश इंजीनियर थे, बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं. इसका क्या चाहिए इनको? यूनेस्को का प्रोटेक्शन. यहाँ पर अगर आप देखेंगे
की मॉन्यूमेंट्स में तो एक आपको मिलेगा लक्ष्मण टेम्पल एंड सेकंड सुरंग तिला कॉम्प्लेक्स। सुरंग तिला कॉम्प्लेक्स में यू विल सी पंचायतन स्टाइल। What is Panchayatan style? Panchayatan style is basically practiced or followed in Nagara style of temple architecture. In this style, there is a central shrine in temple which is supported by 4 subordinate shrine at 4 different corners. इस इमेज से ये क्लियर हो जाएगा। This is Panchayatan style. See, ये सेंट्रल श्राइन है और इसको सपोर्ट करने के लिए 4 कॉर्नर पर 4 अलग अलग श्राइन है। दिस इज पंचायतन, यानी कि जब टेम्पल में 5 श्राइन हो, 4 डिफरेंट कॉर्नर्स पर जो कंपैरेटिवली छोटे होंगे और एक सेंट्रल श्राइन होगा जो बीच में, इट इज कॉल्ड पंचायतन। दिस इज इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने इस पर पहले क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में। इस कॉम्प्लेक्स में आपको तांत्रिक टेम्पल्स देखने को मिलेंगे और ये तांत्रिक टेम्पल किसके होंगे? ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको रिलीजियस डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इस टेम्पल को एक अप्रेस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जहां तक जाने के लिए 37 स्टेप्स को क्रॉस करना पड़ेगा और इसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एक आपको मिलेगा मंडपा। इट हैज़ 32 पिलर्स। Let's see the image. This is the सिरपुर complex, right? और ये वो स्टेप्स हैं जो आपको आगे टेम्पल तक ले जाएंगे। दिस इज पंचायतन। देखिए एक श्राइन ये विजिबल है, एक ये विजिबल है और एक ये जो 2 पीछे वाले हैं वो इस इमेज में एग्जैक्टली विजिबल नहीं है। ठीक है, देखिए आपको स्टेप्स अक्सर टेम्पल से मिलेंगी। अब इस टेम्पल में 37 स्टेप्स का क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में श्योरिटी से नहीं कह सकते, बट इफ़ यू विल गो टू द साउथ इंडियन टेम्पल्स तो वहाँ पर आपको वाटर टैंक्स मिलेंगे। उन वाटर टैंक्स में आमतौर पर आपको 5 सीढ़ियाँ मिलेंगी। 5 सीढ़ियों के होने का जो लॉजिक है वो ये है, मल्टीपल लॉजिक हो सकते हैं, उसमें एक प्रेडोमिनेंट लॉजिक ये है कि ऐसा माना जाता है साउथ में कि जो रूलिंग क्लास है उनका जन्म सिर्फ 5 नक्षत्रों में ही हो सकता है। तो जो 5 सीढ़ियाँ हैं ये उन 5 नक्षत्रों को शो करती हैं। इफ़ यूल गो टू द गुजरात टेम्पल्स दैट इज सन टेम्पल और उसके वाटर टैंक की अगर बात करेंगे तो उसमें 7 सीढ़ियाँ हैं। तो ये सप्तलोक पे रिप्रेजेंट करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 9 ग्रह हैं उसमें से राहु केतु को निकाल दीजिएगा तो बचे जो 7 ग्रह उनको भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो बेसिकली इंडिया में जितने भी रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हैं वो चाहे एंशिएंट टाइम के हों, अर्ली मिडिवल टाइम के हों, मिडिवल टाइम के हों, ये सारे के सारे रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स कहीं ना कहीं उस टाइम की जो डोमिनेंट रिलीजियस फिलॉसफी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बी इट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, बी इट हिंदू टेम्पल्स, बी इट जैना टेम्पल, बी इट बुद्धिस्ट स्तूपा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट सिरपुर कॉम्प्लेक्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन। सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन is very important topic for UPSC prelims as well as mains. Almost every year और alternatively उन्होंने इस पर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये दिस वाज इवॉल्व्ड आउट ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लोकल विलेज कल्चर। लोकल विलेज कल्चर जो था उसका ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ और ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट अपनी मैच्योर स्टेट में पहुंचेगा ऑलमोस्ट 2600 BC के आसपास। 2600 BC से लेकर के 1900 BC तक ये अपना ये मैच्योर फॉर्म में रहेगा जिसको हम कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। 1900 BC के बाद इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। ठीक है, और डिक्लाइन करने के पीछे मल्टीपल थ्योरीज़ हैं। कोई भी थ्योरी बहुत प्रूवन नहीं है लेकिन सबके अपने अपने ओपिनियन हैं। कुछ थ्योरीज़ का कहना है कि इट वाज टेक्टोनिक मूवमेंट, यानी कि कुछ अर्थक्वेक आया था।
कुछ थ्योरीज का कहना है कि ये फ्लड आया था, कुछ थ्योरीज का कहना था कि सैलिनेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, और कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर जो लोग रहते थे उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही अनसस्टेनेबल हो गया था, जिसकी वजह से मल्टीपल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन की है। बट रिसेंट स्टडी विच वॉज कंडक्टेड बाय IIT गांधीनगर, उनका कहना है कि प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट एंड वीकनिंग ऑफ मानसून वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। प्रोलॉन्ग ड्रॉट एपिसोड और वीक मानसून ने अल्टीमेटली एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कम किया, जिससे हो सकता है फेमाइन आया हो, और डेफिनेटली इन कंडीशंस ने लोगों को मजबूर किया होगा माइग्रेट करने के लिए या किसी और एरिया में मूव करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन। मल्टीपल थ्योरीज हैं, पूरी तरह से प्रूवन कोई भी नहीं है। अब इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स का बन सकता है, डिफरेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, 4 ऑप्शन में आएंगे, उसमें से पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है या कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट नहीं है। इस मैप से आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैप के जरिए पढ़ेंगे, ज़्यादा वक्त तक याद रहेगा। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज ट्राइबल आर्ट शोकेस्ड एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ठीक है, ट्राइबल आर्ट को यहाँ शोकेस करने की ज़रूरत क्यों है? देखिए, ट्राइबल्स का अपना एक यूनिक वे ऑफ लिविंग है, उनकी अपनी आर्ट फॉर्म है, उनका अपना कल्चर है, उनके अपने इंडिजिनस प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो ट्राइब्स को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनके इस कल्चर को भी कहीं ना कहीं हमें मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको कहीं ना कहीं मार्केट के साथ लिंक करना पड़ेगा, उनको प्रमोट करना पड़ेगा और उनका फेयर प्राइस ट्राइब्स को दिलवाना पड़ेगा। ये सब काम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम है ट्राइफेड, राइट, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइफेड जितने भी ट्राइबल लोकल इंडिजिनस प्रोडक्ट हैं उनको मार्केट के साथ लिंक करके प्रमोट करता है और कोशिश करता है कि उनका जायज़ जो प्राइस है वो ट्राइब्स तक पहुंचे, उनका फ़ायदा ट्राइब्स तक पहुंचे और उनके प्रोडक्ट प्रमोट हों, राइट। तो इसी पहल में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में कुछ ट्राइबल आर्ट्स को शो किया गया है, लाइक वर्ली आर्ट। वर्ली आर्ट ये महाराष्ट्र में वर्ली ट्राइब में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे ज्योमेट्रिक मोटिव्स, नेचर एंड कम्युनिटी थीम्स। ठीक है, नेक्स्ट है गोंड पेंटिंग, मध्य प्रदेश गोंड ट्राइब प्रैक्टिस करता है। पट्टाचित्रा उड़ीसा, ठीक है, ये बेसिकली स्क्रोल पेंटिंग भी हो जाएगी। ठीक है, सौरा उड़ीसा एंड डोकरा मेटल क्राफ्ट छत्तीसगढ़। इसके बारे में एक यूनिक एस्पेक्ट ये है कि इसको बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ किया जाता है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक वही टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करके इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज इमेज को बनाया गया था, डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रॉन्ज इमेज, जिसमें पहले जिसकी भी मूर्ति बनानी है, जिसकी भी तस्वीर बनानी है, उसकी तस्वीर को हम वैक्स से बनाते हैं। वैक्स से बनाने के बाद चूंकि वैक्स नरम होता है तो उसको शेप देना आसान होता है। अब इस वैक्स के ऊपर मिट्टी का लेप लगाएंगे, उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब ये सूख जाएगा उसको हीट करके पूरे वैक्स को बाहर निकाल देंगे। अब ये जो मिट्टी का स्ट्रक्चर है अंदर से खोखला है, हॉलो है। अब इसमें ऊपर से जो मॉल्टेन जो भी मेटल है उसको डालेंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बाद में मिट्टी का जो कवर है उसको हटा देंगे और इमेज मिलेगी हमें एकदम मेटल की तैयार, कॉल्ड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। सो दीज वर द टॉपिक्स ऑफ टुडेज डिस्कशन। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।